इंसान के दिमाग में जब भी कोई गलत काम आता है तो अपने काम को अंजाम देने से पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। लेकिन शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसको अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर का एक थाना पड़ता है खजराना, और इसी खजराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका आता है झलरिया, और इसी झलरिया इलाके का रहने वाला है बाबूलाल। बात कर रहा हूं मैं 29 मार्च 2024 की सुबह के लगभग 7 बजे के आसपास की। जब बाबूलाल अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि बगल के प्लाट में एक बोरी पड़ा है जिसमें मानव शरीर का अंग दिखाई दे रहा है। बाबूलाल जब नजदीक जाकर देखता है तो वहां का नजारा देखकर एकदम से चौंक जाता है। दरअसल उस बोरी में एक डेड बॉडी पड़ा था। बाबूलाल जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और तभी उनमें से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर एक महिला काफी चीख चीख कर रो रही थी। पुलिस जब उस डेड बॉडी को बोरी से बाहर निकालती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 30 से 35 साल के आसपास है। दरअसल उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट और घाव के निशान ही नहीं थे, बल्कि उसके गले पर किसी तेज धारदार हथियार को भी चला दिया गया था। पुलिस जैसे ही डेड बॉडी को बाहर निकालती है वो महिला और भी जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि शायद महिला मरने वाले व्यक्ति के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके पास से 10,000 रुपए और एक खूबसूरत महिला का फोटो भी बरामद होता है। पुलिस उस डेड बॉडी के बारे में उस महिला से पूछताछ करती है तो महिला रोते हुए पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरा नाम शबनम बेगम है और ये मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति बबलू खान है। बबलू खान जो बगल के ही खिजराबाद कॉलोनी का रहने वाला है। दरअसल घटनास्थल पर ही बबलू का छोटा भाई सादिक भी मौजूद था। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में सादिक से पूछताछ करती है तो सादिक पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रात के लगभग 4:30 बजे के आसपास मेरी भाभी शबनम मेरे नंबर पर फोन किया और बता रही थी कि तुम्हारा भाई अभी तक घर वापस नहीं आया है और उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है, जाकर देखो वो कहाँ रह गए। सादिक जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस अब शबनम से पूछताछ करती है तो शबनम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, रात के लगभग 1 बजे के आसपास मेरे पति के नंबर पर एक फोन आया था। मेरे पति बता रहे थे कि कमल की गाड़ी पकड़ी गई है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाने जा रहा हूँ। मेरे पति लगभग 70 से 80,000 रुपए लेकर घर से निकले थे और बोले कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। जब मेरे पति घर से निकल गए उसके बाद मैं भी गहरी नींद में सो गई, लेकिन 4 बजे के आसपास जब मेरी नींद खुली तो देखी कि मेरे पति अभी तक घर पर वापस नहीं आए हैं। जब मैंने उनके नंबर पर फोन किया तो उनका नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगा, इसीलिए मैंने अपने देवर सादिक के नंबर पर फोन किया और बोली कि जाकर ढूंढो कि वो कहाँ रह गए। शबनम जैसे ही ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस अब उस फोटो को शबनम को दिखाते हुए पूछताछ करती है। जो फोटो
बबलू की पॉकेट से मिला था। इस पर शबनम पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरे पति का न जाने कितनी महिलाओं के साथ में अवैध संबंध चल रहा था, हो सकता है कि ये महिला भी उनमें से ही कोई एक होगी। शबनम जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर शबनम की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस मामले की छानबीन करते हुए सबसे पहले कमल राठी के घर पर जाती है और फिर कमल से पूछताछ करती है। इस पर कमल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, उस रात को ना तो मैंने बबलू के नंबर पर फोन किया था और ना ही बबलू मेरे घर पर आया था। कमल जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को लगता है कि शायद बबलू उस महिला से ही मिलने गया होगा, लेकिन अपने साथ में जब 70 से 80 हजार रुपए लेकर गया होगा, उन लोगों ने लूट के इरादे से बबलू की हत्या कर दिया होगा। लेकिन पुलिस ये भी सोचती है कि उन लोगों ने बबलू की हत्या लूट के इरादे से किया होगा, तो फिर वो महिला अपनी फोटो और 10,000 रुपया बबलू की जेब में क्यों छोड़ देती। पुलिस ये भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार बबलू की हत्या किसने किया है। लेकिन पुलिस जब इस मामले की और जांच पड़ताल करती है, न जाने क्यों पुलिस को बबलू की पत्नी शबनम के ऊपर ही शक चला जाता है। इसी शक के आधार पर पुलिस शबनम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि रात के लगभग 2 बजे के आसपास शबनम एक ही नंबर पर 2 बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी इम्तियाज खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। इम्तियाज, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो मनसब नगर का रहने वाला है। दरअसल ये इम्तियाज कोई और नहीं बल्कि बबलू के ही चाचा का लड़का है। पुलिस जब इम्तियाज के मोबाइल का लोकेशन खंगालती है तो मालूम चलता है कि रात के लगभग 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के आसपास इम्तियाज के मोबाइल का लोकेशन बबलू के घर के आसपास का ही दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस उसी दिन ही शाम के समय अपनी टीम के साथ इम्तियाज के घर पर जाती है और इम्तियाज को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर इम्तियाज से बबलू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पर इम्तियाज पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने बबलू की हत्या नहीं किया है। लेकिन इम्तियाज जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उसकी सारी डिटेल उसके सामने रख देती है और फिर इम्तियाज से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर इम्तियाज अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन इम्तियाज जब अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, साथ ही साथ बबलू की पत्नी शबनम का भी नाम लेता है। जैसे ही शबनम का नाम लेता है, पुलिस तुरंत ही बबलू के घर पर जाती है और वहां से शबनम को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है। इधर शबनम जब थाने में पहुंचती है और थाने में जब अपने सामने इम्तियाज को देखती है तो देखकर समझ जाती है कि सारा मामला खुल चुका है। पुलिस जब शबनम से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, शबनम बिना किसी सख्ती या दबाव के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन शबनम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। बबलू जो अपने इलाके में कमल राठी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक छोटा सा बिजनेस करता है, जिसमें ठीक ठाक पैसा भी कमाता है। लगभग 7 साल पहले बबलू शबनम से शादी करके अपने घर लेकर आता है। हालांकि शबनम इससे पहले एक और शादी कर चुकी थी, लेकिन अपने पति से तलाक ले चुकी थी। इसके बावजूद भी बबलू शबनम से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि शबनम वाकई में बेहद ही खूबसूरत होती है। बबलू जब शबनम से शादी कर अपने घर लेकर आता है, अपनी पत्नी की खूबसूरती का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि 2 साल तक अपने काम पर ध्यान ही नहीं देता है, बल्कि 24 घंटे अपनी पत्नी के आगे पीछे ही घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं बबलू का अपनी पत्नी से मन भर जाता है। लेकिन बबलू के अंदर एक बहुत ही बुरी लत होती है। दरअसल शादी से पहले ही बबलू का कई महिलाओं के साथ में अवैध संबंध चल रहा था,
दरअसल बबलू उन महिलाओं पर अपनी कमाई उड़ाता ही नहीं था, बल्कि उनके साथ मौज मस्ती भी करता था। जैसे ही शादी के 2 साल का समय गुजरता है, बबलू का जब अपनी पत्नी से मन भर जाता है, बबलू फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन बबलू शादी के बाद जब उस रास्ते पर चल पड़ता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी शबनम को मालूम चल जाता है। शबनम को जब मालूम चलता है कि उसके पति का कई सारी महिलाओं के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, ये जानकर शबनम काफी गुस्से में आ जाती है और फिर अपने पति का विरोध करने लगती है। लेकिन शबनम जब अपने पति का विरोध करती है, बबलू अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। इधर बबलू के ही चाचा का लड़का है इम्तियाज। बबलू जब शबनम से शादी कर अपने घर लेकर आता है, इम्तियाज भी बबलू के घर पर आता है। लेकिन इम्तियाज जब शबनम की खूबसूरती देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर पहली नजर में ही उसको पसंद कर लेता है। दरअसल इम्तियाज शबनम के ऊपर डोरे भी डालने की कोशिश करता है, लेकिन शबनम उसको कोई भाव नहीं देती है, क्योंकि शादी के बाद बबलू अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसकी वजह से इम्तियाज भी बबलू के घर पर आना जाना काफी कम कर देता है। लेकिन बबलू जैसे ही इस रास्ते पर चल पड़ता है, शबनम जब अपने पति को समझाकर थक जाती है, जब उसको पूरा भरोसा हो जाता है कि उसका पति सुधरने वाला नहीं है, आखिरकार शबनम भी अपने पति को सबक सिखाने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ती है। दरअसल उस वक्त शबनम के दिमाग में इम्तियाज आ जाता है। तभी थोड़े दिनों के बाद एक दिन इम्तियाज भी बबलू के घर पर जाता है। इम्तियाज जब कुछ दिनों के बाद बबलू के घर पर पहुंचता है, अब शबनम उससे हंसी मजाक करने लगती है। दरअसल शबनम और इम्तियाज के बीच में देवर और भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए शबनम हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें भी कह देती है जिसे सुनकर इम्तियाज को भी समझने में देर नहीं लगती है कि शबनम उसको पसंद करने लगी है। लेकिन इम्तियाज ये भी सोचने लगता है कि 2 सालों के बाद आखिरकार शबनम ने उसको भाव क्यों दिया है। ये सोचकर इम्तियाज अपने दिल की बात नहीं कह पाता है। लेकिन शबनम जैसे ही अपने दिल का रास्ता खोल देती है, आखिरकार इम्तियाज भी अपने दिल का रास्ता शबनम के लिए खोल देता है। और एक दिन शबनम के घर के अंदर ही शबनम और इम्तियाज के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, लगभग 2 सालों तक चलता है। लेकिन बावजूद इसके इस बात की जानकारी बबलू खान को कभी मालूम ही नहीं चलता है। लेकिन शबनम का इम्तियाज से जब इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है, अब शबनम कहीं ना कहीं इम्तियाज की दीवानी हो जाती है। दरअसल शबनम अब इम्तियाज से शादी करने का फैसला कर लेती है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, कहीं ना कहीं ये बातें आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है, जिसे लेकर अब शबनम को डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल ये बातें उसके पति के कानों तक ना पहुंच जाए। लेकिन बावजूद इसके भी शबनम चाहकर भी अपने दिल की बात इम्तियाज से नहीं कह पाती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन सुजावलपुर इलाके में बबलू 5 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करा देता है और वो पेपर अपनी पत्नी के हाथों में लाकर रख देता है। इधर शबनम के हाथों में जैसे ही 5 बीघा जमीन का पेपर मिल जाता है, शबनम की भी नीयत खराब हो जाती है। दरअसल शबनम सोचने लगती है कि क्यों ना इम्तियाज से शादी करके बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करे। इसीलिए शबनम एक दिन अपने दिल की बात इम्तियाज से कह देती है। इम्तियाज भी शबनम से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि बबलू खान के रहते हुए दोनों शादी कैसे कर सकते हैं। इसीलिए शबनम अब अपने पति को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देती है। अपने पति को जब इस दुनिया से हटाने की बात इम्तियाज से कहती है, इम्तियाज भी शबनम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर बबलू को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन इम्तियाज मार्केट में जाता है,
काफी सारी नींद की दवाइयां खरीद कर शबनम को दे देता है। उसके बाद शबनम हर रोज अपने पति के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देने लगती है, जिसे खाने के बाद बबलू गहरी नींद में सोने लगता है। लेकिन लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है, बावजूद इसके बबलू के ऊपर उन दवाइयों का कोई असर ही नहीं होता है। इसीलिए 28 मार्च 2024 को रात के समय बबलू जब खाना खाता है, शबनम उसके खाने में काफी सारी नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के बाद बबलू काफी गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, रात के लगभग 2 बजे के आसपास शबनम इम्तियाज के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि मेरे घर पर आ जाओ, अपने काम को आज ही अंजाम देना है। जब अपने घर पर बुलाती है, उसके थोड़ी देर के बाद इम्तियाज भी शबनम के घर पर पहुंच जाता है। उस वक्त बबलू जो काफी गहरी नींद में सो रहा था, सोते समय ही इम्तियाज घर के अंदर से एक लाठी उठाकर लाता है और उस लाठी से बबलू के सर पर काफी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से बबलू बेहोश हो जाता है। बबलू जैसे ही बेहोश हो जाता है, उसके बाद इम्तियाज घर के अंदर से एक तेज धारदार हथियार लेकर आता है और उस हथियार को बबलू के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से बबलू की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। बबलू की जब मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को साइड में रख देता है। उसके बाद शबनम और इम्तियाज कमरे में जाते हैं और सबसे पहले अपनी हवस पूरी करते हैं। जैसे ही दोनों अपनी हवस पूरी कर लेते हैं, उसके बाद बबलू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इम्तियाज नरवल इलाके में रहने वाले अपने दोस्त कादिर के घर पर जाता है और उसी रात को कादिर से उसकी स्कूटी लेकर फिर से शबनम के घर पर पहुंचता है। जब शबनम के घर पर पहुंचता है, उसी समय इम्तियाज और शबनम दोनों मिलकर बबलू की डेड बॉडी को एक बोरी में पैक कर देते हैं और फिर रात के लगभग 4 बजे के आसपास इम्तियाज बबलू की डेड बॉडी को उसी स्कूटी पर लोड करके शबनम के घर से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही गली में पहुंचता है, गली में जो आवारा कुत्ते होते हैं, इम्तियाज को देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाजें सुनकर इम्तियाज इस प्रकार से डर जाता है कि उसकी स्कूटी डिसबैलेंस हो जाती है और बबलू की डेड बॉडी वहीं पर गिर जाती है। बबलू की डेड बॉडी जब गिर जाती है, इम्तियाज अपनी स्कूटी को वहीं पर रोक देता है और फिर बबलू की डेड बॉडी को बगल के खाली प्लाट में फेंक देता है और फिर वहां से शबनम के घर पर जाता है और उस डेड बॉडी के बारे में शबनम से बताता है और फिर स्कूटी लेकर अपने दोस्त कादिर के घर पर जाता है। स्कूटी अपने दोस्त को वापस देने के बाद अपने घर पर वापस चला जाता है। वाकई में दोस्तों, शबनम जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस शबनम की तहरीर पर इम्तियाज के दोस्त कादिर को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब कादिर से पूछताछ करती है, कादिर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगर मुझे मालूम होता कि इम्तियाज मेरी स्कूटी से डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहा है, मैं उसे स्कूटी किसी भी कीमत पर नहीं देता। पुलिस जब कादिर के बारे में जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस को लगता है कि वाकई में कादिर इस बारे में कुछ नहीं जानता था। इसीलिए पुलिस कादिर को छोड़ देती है और इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।